नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपके सामने नवोदय का पेपर नंबर 6 लेकर आपसे रूबरू हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपकी रुचि भी इसमें बढ़ रही होगी। जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे और हमारी इस सीरीज़ को पसंद कर रहे होंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो आज हम हमारे पेपर नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पेपर की। ठीक है, तो बढ़ते हैं। देखिए आगे, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो हम ये कोशिश या कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, क्लास चला रहे हैं। फिर आगे देखिए, मानसिक विधा, ये हमने पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, आप पिछले क्लास की वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना? बस आपको मेनली इस पर फोकस ज़्यादा करना है, गणित पे। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? 6.75 को भिन्न के रूप में बदलने पर क्या होगा? अब देखो 6.75 बोला है, 6.75। अब 6.75 को भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है ना? तो भिन्न के रूप में लिखना है तो बहुत देखो समझ में बात है। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, और ये क्या है? एक दशमलव संख्या। ठीक है ना? मतलब इसको बोलते हैं होल नंबर पार्ट या फिर कह लो पूर्ण संख्या भाग। ठीक है ना? और ये होता है एक डेसिमल पार्ट। ठीक है ना? तो इसमें देखिए जो 6 लिखा है वो तो अपने आप में 6 पूरा है। ठीक है ना? तो डेसिमल में वो क्या है? सिर्फ 0.75 ये है। ठीक है ना? तो हम आपको थोड़ा साधारण तरीके से कराने की कोशिश करें ताकि सिंपल तरीके से हो सके। ठीक है, बाकी बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्व करोगे। ठीक है ना? आप इसे करो, उसको सिर्फ 6 तो 6 है ही हमारे, इसको तो कुछ करना नहीं है। जो डेसिमल में दे रखा कौन है? डेसिमल में कौन? 75 ही है ना, तो 0.75 लिख दिया। इस डेसिमल को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे, डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100 आ जाएगा। अब 75 ओवर 100 आ गया। अब 75 के अंदर 25 का मतलब 25 का भाग 3 बार जाएगा और 100 का भाग 100 में 4 बार जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार क्या आ जाएगा? 6 6 3/4 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 6 6 3/4। आप इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहो तो 6.75 डेसिमल हटा, नीचे आएगा 100। फिर वापस वही तरीका। ठीक है, 100 का भाग 675 में कितनी बार गया? 6 बार गया, तो ये 6 आ गया इधर। फिर अब पीछे कितना बच गया? 75 बच गया। 75 ऊपर लिख दिया और 100 को 100 नीचे लिख दिया। 25 से कट गया 3 बार और 25 से कट गया 4 बार, तो कितना आ गया? 6 सही 3/4। ठीक है, इसको क्या बदल दो आप? मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में बदलोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यदि संख्या 29 यहाँ स्टार है 0 4 क्या दे रखा है? 9 से पूर्ण तो विभाजित हो जाए तो तारांकित स्थान के अंक का मान क्या होगा? मतलब ये जो तारा बनाया हुआ है ना, यहाँ पर कौन सा अंक रखे हैं कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए? 9 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो हमने आपको पहले भी एक तरीका बता रखा है कि 9 का भाजकता का नियम क्या होता है? अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए, मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का गुणज होना चाहिए, मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 9 का भाग पूरा जाना चाहिए, ऐसा कोई सम आना चाहिए। ठीक है ना? तो बस इसको जोड़ दीजिए। 9 + 2 + स्टार की जगह स्टार रख दिया, कुछ खाली छोड़ दिया। ठीक है, 0 + 4। अब इन सबको जोड़िए। 9 और 2 11, 11 और 4 15। अब इसमें क्या जोड़ें? 15 में क्या जोड़ें हम, या 15 में क्या ऐड करें कि ये जो सम, ऐसा सम हमारे पास में आए जो क्या हो? 9 का गुणज हो, 9 के पहाड़े माने वाला संख्या हो, या फिर 9 से विभाजित होने वाली संख्या हो। तो ऑप्शन में देखिए, 9 के अंदर पहला देखो, आप 15 के अंदर 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23। लेकिन 23 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता है। फिर जोड़ो 6 जोड़े कितना हुआ? 21। लेकिन 21 में भी 9 का भाग नहीं जाता है। फिर 9 जोड़ो इसमें 15 में, 15 और 9 कितने हो गए? 24। फिर 24 में भी 9 का भाग नहीं जाता है। ठीक है ना? लेकिन जब 3 जोड़ेंगे तो 15 और 3 कितने हो जाएंगे? 18। और 18 के अंदर 9 का भाग पूरा जाता है 2 बार। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर क्या जोड़ेंगे हम? इसमें 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 18। और 18 9 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब इस नंबर के में यहाँ पर हम क्या रखें? 3 रख दें तो ये संख्या पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि संख्या बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 2 भिन्न संख्याएं कौन सी दे रखी है? एक दे रखा है a/b, दूसरा दे रखा है c/d। ठीक है, फिर क्या बोला? क्या करें? a/b और c/d में
दूसरे को पहले से घटाया जाए, मतलब दूसरे को पहले से घटाया जाए, मतलब इसमें से इसको घटाना है, पहले वाली फ्रैक्शन में से बाद वाली फ्रैक्शन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, फिर क्या बोला, तो उसका परिकलन किया जाता है। अब देखो सबसे पहले तो देखिए क्या करना है हमको, ए अपॉन क्या है दे रखा है यहाँ पे, ए अपॉन ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, यही बोला हमको। अब देखिए किसी भी वेरिएबल टाइप की फ्रैक्शन का हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम क्या आएगा, नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर का या हर का गुणा। तो क्या लिख दिया हमने, b इंटू डी, एलसीएम क्या आ गया, b इंटू डी। अब देखो सबसे पहले तो ये देख लो ऑप्शन के अंदर b इंटू डी किसके नीचे है, एक तो यहाँ है एक यहाँ है, इसमें नहीं है इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ऐसे भी और ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमेशा एलसीएम क्या आएगा, वो मल्टीपल होगा, किन्हीं भी दो वेरिएबल का क्या होगा, मल्टीपल हो गया। सीधी सी बात है, कोई भी एलसीएम फाइंड करते हैं तो वो किसी इन दोनों नंबर का क्या होगा, कहीं ना कहीं मल्टीपल होता है, इसलिए हम इन दोनों का गुणा करके क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम आ गया। तो नीचे हमारा b इंटू डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर b प्लस डी है या b माइनस डी है, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब बचे ऑप्शन ये दो है। अब इसके आधार पर देखते हैं क्या करना है। अब देखिए b का भाग b में चला गया, b का भाग b में चला गया, तो b से b कट गया, तो बचा क्या d, तो d गुणा a, ऊपर a बचा ना, तो यहाँ से तो d आ जाएगा इधर और ऊपर से क्या आ जाएगा d, क्योंकि नीचे वाला गैस में भाग जाता है और ऊपर वाले गैस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब b का भाग हमने इसमें भाग दिया तो b से b कट गया, बचा क्या हमने d, तो d इधर आ जाएगा और a इधर आ गया, माइनस का बीच में माइनस। फिर देखिए d का भाग d में जाएगा तो d से d कट जाएगा, बचा क्या b, तो b रख दिया इधर और ऊपर से मल्टीप्लाई में क्या आ गया c। तो देखिए इस प्रकार की फ्रैक्शन किधर है, a इंटू डी, सॉरी a इंटू डी लिखो या d इंटू ए लिखो, दोनों सेम है, हमेशा ध्यान रखना, a इंटू डी लिखो या d इंटू ए लिखो, इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब c इंटू बी लिखा हुआ है, b इंटू सी लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, a सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा देखिए इधर जल्दी फास्ट, देखिए कोई भी आप भी मेहनत कर सकते हैं। ठीक है ना, आप जैसे मान लो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तब तक आप भी सॉल्व करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, कमेंट में बता सकते हो कि भाई किसने सही किया है किसने गलत किया। ठीक है ना, अपना क्या आंसर आया आप भी कोशिश कर सकते हो। ठीक है, कोई मोटर गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, परंतु नियत समय पर गंतव्य स्थान से पहुँचने के लिए चालक ने उसकी रफ्तार में 15% की वृद्धि करनी पड़ी। तो अब बताओ मोटर गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। अब देखो मोटर गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। अब देखो क्या बोला, कहीं जा रही थी गाड़ी स्पीड में, उसकी नॉर्मल स्पीड क्या थी उस समय जब रवाना हुई गाड़ी, तो उसकी स्पीड थी, स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या किया, जब उसको वापस जल्दी पहुंचना था किसी जगह पे, क्या करना था, जल्दी पहुंचना था, आप क्या करना पड़ेगा, आपको जल्दी पहुंचना था तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो उस गाड़ी वाला ने क्या किया, उस वाहन चालक ने क्या किया, ड्राइवर ने क्या किया, 15% उसमें बढ़ा दिया, मतलब इसमें 15% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 15%, किसकी, इसकी, इस स्पीड में क्या किया, 15% की वृद्धि कर दी, मतलब इसकी 15% वृद्धि की ना, तो बस 15% निकाल लो 60 का, बस 15% किसका, 60 का 15% क्या की, वृद्धि की। भाई 60 में चल रही थी, फिर उसकी 15% से क्या कर दी, वृद्धि कर दी, तो पहले 60 का 15% निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 60 का गुणा 15 का 15, डेसिमल परसेंटेज हो जाएगा, नीचे जाएगा 100। अब देख लीजिए 5 से कट गया 3 बार, ये 5 से कट गया 20 बार। ठीक है, और 20 से ये कट गया 3 बार, 3 तिया 9 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसने कितनी स्पीड बढ़ाई, 9 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से स्पीड बढ़ाई। अब देखो हमने पूछा, हमको क्या पूछा है, अब उसकी स्पीड कितनी है, रफ्तार कितनी है, स्पीड कितनी है, तो पहले कितनी 60 थी और 9 बढ़ा दी, तो बताओ अब कितनी हो गई, 69 किलोमीटर पर हुआ कि नहीं हुआ, 69 किलोमीटर पर घंटा या प्रति घंटा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस पर इस क्वेश्चन को बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से भी हो सकता है, लेकिन आपको इस तरीके से ही करना, परसेंटेज तरीके से करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अपन को आंसर निकालने से मतलब। अगले क्वेश्चन की ओर, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, एक नंबर ये n1 क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है n1, एक दे रखा है n1 गुणा n2 इक्वल टू क्या दे रखा है 80। इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 80। ठीक है, फिर क्या बोला, तथा उनका लघुत्तम समावर्ती 40 है, मतलब LCM कितना है
40 है। फिर क्या बोला है, उनका मतलब HCF कितना होगा। इसका मतलब होता है HCF, इसका होता है LCM, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 40। अब HCF दिया नहीं तो वहाँ HCF की जगह HCF रख दो। तो ये क्वेश्चन तो हमने आपको पिछले कई पेपरों में करवाया है, तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, ठीक है ना। मेरा मानना है आप ये क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, दो चीज़ें दे रखा है, दो चीज़ों का मल्टीपल दे रखा है ना, फिर तीसरी चीज़ यहाँ पे दे दी, हमको पूछना क्या है, HCF पूछा है, तो सीधी सी बात है HCF को अकेला कर दो, बाकी सब उधर ले जाओ, ठीक है। तो HCF इधर रह जाएगा और 40 को हम उधर ले जाएंगे। 40 के साथ क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 40 80/40, 0 से 40 से 80 कट गया 2 बार, इसका मतलब HCF कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 0.04 क्या दे रहा है, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बच्चे बहुत डर जाते हैं देख देख के, ठीक है ना। क्या है, देखते हैं कि भाई डेसिमल आ गया, मल्टीप्लाई आया, इसको कैसे करेंगे, कैसे, यहाँ पे भी 2 के बाद, यहाँ पे भी 2 के बाद, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको आपको ऐसे तरीके से बताएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। यार ऐसा भी होता है क्या, ठीक है ना, लेकिन समझ में आएगा कैसे। कुछ नहीं करना है, सब कुछ भूल जाओ। नंबर तो दिख रहा है ना, क्या क्या दे रखा नंबर, ये 4 4 4 यही दिख रहा है ना। 0 भूल जाओ, डेसिमल भूल जाओ एक बार के लिए, ठीक है ना। क्या करो, 4 नंबर याद है हमको, तो 4 को 4 से गुणा किया 416, और 16 को 4 से गुणा किया 64, कितना आ गया 1664, 16 4 जा 64, ठीक है। अब देखो डेसिमल कितने के बाद है, यहाँ 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद, प्लस प्लस, मल्टीप्लाई के अंदर डेसिमल क्या होता है, ऐड होता है। तो 2 2 4 4 और 2 6, मतलब आंसर के अंदर डेसिमल कितने बाद लगेगा, 6 के बाद। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 0.4064, 1 2 3 4 64, ऑप्शन नंबर बी सही। कौन सा ऑप्शन नंबर, बी सही, ठीक है ना। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 800 है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 800, फिर 25% छात्राएं हैं, मतलब गर्ल्स, लड़कियां, ठीक है। गर्ल्स कितनी है, 25% है, ठीक है। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, सीधी सी बात है। गर्ल्स से टोटल स्टूडेंट अपने आप में क्या होते हैं, 100%। यदि 25% गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 75%, मतलब 75% क्या हो जाएंगे, लड़के, क्योंकि 100 में से 25 घटेगा तो क्या आएगा, 75% आएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, तो छात्रों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है, क्या बोला है, छात्रों की संख्या किसकी, लड़कों की संख्या, ठीक है ना। लड़कों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या छात्राओं की संख्या की कितने प्रतिशत है, मतलब लड़कों की संख्या के प्रतिशत फाइंड करना है कि छात्राओं की संख्या, कुल संख्या छात्राओं की कितने प्रतिशत है, मतलब छात्राओं का, लड़कों का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। भाई लड़कों की संख्या है ना, वो लड़कियों से कितने प्रतिशत अधिक है। समझ रहे बात को, कहने का मतलब ये है, मतलब कि छात्राओं की जो संख्या है ना, स्टूडेंट की जो लड़के हैं ना, उनकी संख्या है ना, उनका प्रतिशत कितना है लड़कियों की संख्या के मुकाबले, ठीक है ना। मतलब लड़कियों से लड़के कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत है। तो पहले आपको देखो संख्या फाइंड करनी पड़ेगी, कितने लड़कियां हैं कितने लड़के हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या फाइंड करना है, इसका देखो आप पहले तो गर्ल्स निकाल लो। देखो 25% लड़कियां थी, तो देखो 800 का 25% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 25/100 और का गुणा और 800 का 800, 100 से कट गया ये 8 बार और 25 8 200। अब देखो समझ में आई बात, तो मतलब लड़कियां कितनी है, 200 है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, सीधी सी बात है, टोटल 800 है, तो 800 में से 200 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे, 600। इसका मतलब बॉयज़ कितने हैं, 600 है, और लड़कियां कितनी है, 200 है। अब परसेंटेज फाइंड करना है, किसका परसेंटेज फाइंड करना था, लड़कों का प्रतिशत फाइंड करना था लड़कियों पर। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, कन्फ्यूज हो जाएगा आप, हमेशा किसको किसके ऊपर परसेंट फाइंड करना, ये हमेशा ध्यान रखना। बोला क्या कि छात्राओं की कुल संख्या छात्राओं की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है, मतलब लड़कियों से लड़के कितने प्रतिशत है। तो देखिए क्या है, किसका फाइंड करना है, लड़कों का फाइंड करना है, बॉयज़ का परसेंटेज फाइंड करना है। तो बॉयज़ का कितना था 600, तो रखो ऊपर। लड़कियां कितनी थी 200, लड़कियों को फाइंड करना है 200, और गुणा में क्या आएगा हमारा 100,
100 से 100 कट गया, ये कट गया 300%। मतलब लड़के लड़कियों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है? 300% है। क्यों? क्योंकि लड़कियां अपने आप में क्या होती है? खुद में 100% है। लेकिन जब लड़कियां 200 है तो लड़के कितने हो गए? सच हो गए ना। मतलब 200 है, जब देखो जब लड़कियां देखो अपने आप में क्या है? खुद में 100% है, ठीक है ना। तो जब लड़कियां 200 है तब वो कितनी है? 100% है, ठीक है। लेकिन जब लड़के हैं तो वो भी कितने हो जाएंगे? 100%। यदि 200 लड़के हैं तो वो भी क्या? 100%। लेकिन लड़कियां तो उतनी उतनी है, लेकिन लड़के बढ़ रहे हैं। लड़के 200 और हो गए तो मतलब 100% और आ गया, 200 और हो गए तो 100% और आ गया। इस प्रकार देखो तो लड़के नंबरों में तो कितने हैं? 600 है, लेकिन परसेंट में कितने हैं? 300। किससे? लड़कियों के, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। देखो व्यंजक क्या दे रखा है? 40 गुणा 9 माइनस 3 गुणा 40। देखो सबसे पहले तो क्या करना है आपको? जो देखो गुणा है वो देखो, इसमें देखो एक तो साइन गुणा का, एक माइनस का है, तो मैं से ध्यान रखना मल्टीप्लाई पहले होगा, सब्ट्रैक्शन बाद में होगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 चौक, अब देखो ऐसे मल्टीप्लाई आया तो देख कन्फ्यूज हो जाते हैं, 40 का पारा कैसे बोलूँ या मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं ना। 9 का पारा 4 बार बोल दो, 9 चौका 36 और 0 का 0 लगा लो, माइनस का फिर 3 चौक 12 और 0 का 0 लगा लो। अब घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, आंसर कितना आ गया? 240। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा? देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक के पीछे, देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक के पीछे 4 0, एक के पीछे 4 0। 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या कौन सी होगी? एक के पीछे 3 0। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? एक के पीछे 1 0, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब छोटी संख्या फाइंड करनी हो तो एक के पीछे उसके आधार पे डिजिट काउंट करके लगा दो। एक के पीछे क्या काउंट करके? 0 काउंट करके लगा दो। जैसे एक संख्या को पूछ रहा है तो वो तो एक ही है, लेकिन 2 संख्या को पूछ रही हो तो 10, 3 संख्या को पूछ रहा है तो 100, 4 संख्या को पूछ रहा है तो 1000, 5 संख्या को पूछ रहा है तो 10,000। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या है? जब एक संख्या को पूछी उसमें एक था, जब 2 संख्या को पूछी उसमें एक तो हमेशा सब में आएगा, लेकिन 0 एक साथ में काउंट हो गया, ठीक है ना। आपको काउंट करके लिख देना है, एक हमेशा लिखना है और उसके बाद काउंट कर लो कितने हैं, 0 लगाने, उसके हिसाब से देख लो। 5 संख्या की है तो 4 0 लगाने, सीधी सी बात है, एक तो एक आ जाएगा, 4 0 लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब इसे देखिए 4 अंकों की, अब देखो ये हमने क्या लिखी? 5 अंकों की बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखी। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सीधी सी बात, 9 9 9 और 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 बड़ी संख्या में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बड़ी संख्या एक अंक पूछ रहा है तो एक बार 9 लिख लो, 2 अंकों की पूछ रहा है तो 2 बार 9 लिख लो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है 3 बार 9 लिख लो, ठीक है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है 4 बार 9 लिख लो, 5 बार पूछ रहा है 5 अंकों पूछ रहा है तो 5 बार 9 लिख लो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो इसमें थोड़ा ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या फाइंड करना था? अंतर। अंतर का मतलब क्या करना है? डिफरेंस, मतलब घटाना है। क्या करना है? घटाव करना है, बाकी करना है, ठीक है ना। तो 10 में से देखो, अब देखो 9 में 0 में 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम क्या लाए? उधार लाए, ठीक है ना। 10 हो गया, 10 में से 9 गया, पीछे गया 1, यहाँ 9 था, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, इसका है था 0, तो आंसर कितना आएगा हमारा? 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि भिन्नों क्या दे रखी? भिन्न कौन कौन सी भिन्न दे रखी? 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। अब क्या करना है? आरोही क्रम में लिखा जाए तो उनका क्रम क्या होगा? आरोही क्रम, सॉरी अवरोही क्रम में। कौन सा लिखना है? अवरोही क्रम, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटता क्रम। कौन सा क्रम? घटता क्रम। सबसे पहले बड़ा, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है। कौन सा जाना है? बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है ना। बड़े से छोटे नंबर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। सबसे पहले किसको ढूंढना है? बड़ी संख्या को ढूंढना। बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? तो देखिए इन दोनों बड़ी कौन सी हमने आपको बता रखा है। क्रॉस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 3 को इससे गुणा किया, कितना आ गया? 3, और 2 को 2 से किया 4। मतलब इन दोनों में कौन सी बड़ी, सॉरी इन दोनों में कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है, ठीक है। इन दोनों में कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है। अब इन दोनों में ये बड़ी होगी, तब इसकी तुलना आप इससे कर दीजिए। इन दोनों में कौन बड़ी है? तो देखो 3 तिया 9, 4 तिया 12। इसका मतलब ये फ्रैक्शन इससे बड़ी है। समझ गए बात को? तो मतलब देखो
ये फ्रैक्शन है ना वो इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक सबसे छोटी हो जाएगी क्योंकि ये इन दोनों में ये बड़ी थी, ठीक है। और ये फ्रैक्शन है जो इससे भी बड़ी है, ये फ्रैक्शन है वो इससे भी बड़ी है, इसका मतलब ये अब तक की जब हमने तुलना की वहाँ तक सबसे बड़ी संख्या फ्रैक्शन कौन सी है, ये है। और ये क्या आ जाएगी हमारी दूसरे नंबर पे, ये क्या आ जाएगी, सॉरी आगे देखिए, आगे देखिए, अब ये बड़ी हो गई। अब इसकी तुलना आप क्या कर दिए, इससे कर दिए, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया, इसकी तुलना आप इससे करेंगे तो देखो 5 दूनी 10, 3 चौक 12, मतलब अब फ्रैक्शन बड़ी कौन सी है, ये बड़ी है, किससे, इससे ये बड़ी है, ठीक है। अब देख लिया, अब देखो सबसे बड़ी कौन सी आएगी, 4/5, सबसे बड़ी कौन सी है, 4/5। दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, ये 2/3, क्यों, क्योंकि हमने इसका और इसका अभी तुलना किया, इन दोनों में बड़ी कौन है, ये, तो सीधी सी बात लास्ट वाली बड़ी कौन सी, हमारी सेकंड लास्ट बड़ी कौन सी, यही थी, तो 2/3 आ गई दूसरे नंबर पे। 4/5 2/3, 4/5 2/3, ये देखो ऑप्शन नंबर बी। बाकी वाला देखने की जरूरत नहीं आपकी, हो गए सारे बोले। 3 ये जो हमारी फ्रैक्शन है वो किस में आ जाएगी, 3/4 पे आ जाएगी, और इसमें 1/2, बाकी देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी में देखो 4/5 है, दूसरे 3/4 आ गया, तो दूसरे 3/4 आना नहीं चाहिए था, आना क्या चाहिए, 2/3 आना चाहिए था, ठीक है। बाकी देख लो, इसमें तो ही नहीं, बिल्कुल गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से एक के बराबर है। अब देखो क्या करना, कुछ नहीं करना, नॉर्मल तरीका है, समझने की बात है। क्या करना है, एक के बराबर मतलब किन को सॉल्व कर, इन चारों में से किसको सॉल्व करोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, जिसको इसी को सीधा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ डेसिमल कितने बाद है, 2 के बाद है, यहाँ डेसिमल कितने हैं, 1 के बाद है, ठीक है ना। यहाँ डेसिमल कितने हैं, 1 के बाद है, तो यहाँ 2 के बाद नीचे है, और यहाँ कितने, 3 के बाद है। 2 में से 3 क्या जाएगा, पीछे 1 बचेगा, मतलब 684 के बाद कितने बार, एक बार गया, और डेसिमल कितना लगेगा, 1 के बाद, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि नीचे 2 के बाद था, ऊपर 3 के बाद, तो डिवाइड हो गया, तब डेसिमल क्या कर जाते, घट जाते हैं। तो 3 में से 2 घट गया, पीछे कितना बचा, 1 के बाद डेसिमल। तो 684 के अंदर 684 के बाद कितना, एक बार गया, और डेसिमल कितने बाद आ गया, 1 के बाद, ठीक है। अब 30 का भाग 300 में कितनी बार गया, 10 बार गया, कितनी बार गया, 10 बार गया। अब आंसर कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 0.1/10, इसका मतलब डेसिमल हटाओगे नीचे आएगा 100, मतलब 1/100 आ रहा है, मतलब इसमें 1 आंसर नहीं है, रहने दो उसको, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसमें 3 का भाग कितनी बार गया, 10 बार गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 684 कटे के बाद एक बार, डेसिमल कितने बाद था, 3 के बाद, तो एक तो ये है ही, 2, 3 और ये डेसिमल आ गया। 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो भी क्या आएगा, 0। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1, 0 का 0, 10 का बड़ा एक बार बोला 10 आ गया। अब डेसिमल कितने बाद है, 1, 2, 3 के बाद, 1, 2 और ये 3, तो ये इधर आ गया डेसिमल, ठीक है। तो 0.010 इसका आ रहा है, इसका भी सही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या है, 684 कट गया एक बार, डेसिमल कितने 3 के बाद था, तो 3 के बाद लगा दिया, ठीक है। फिर 3 का देखो, अब डेसिमल यहाँ देखो, डेसिमल हटा, ऊपर कितना आ गया, 100 आ गया, ऊपर कितना आ गया, 2 0 लग गए। अब 30 से 300 कितनी बार कट गए, 10 बार कट गए, ठीक है ना। 30 से 300 कितनी बार कट गए, 10 बार कट गए। अब क्या है, 0.01 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, वापस वही की वही कंडीशन आएगी, ठीक है। अभी जो हमने की थी वही आएगा, इसको छोड़ो, 1 नहीं आ रहा। आगे देखिए इसमें, अब इसमें देखिए क्या है, 3 का बाड़ा 30 में गया 10 बार, ठीक है। फिर क्या है, 684 में 684 के बाद कितनी बार गया, एक बार गया, डेसिमल कितने, ऊपर 3 के बाद था, नीचे 2 के बाद है, इसका मतलब 3 में से 2 घट के पीछे कितना बचा, 1 के बाद डेसिमल, कितने बाद बचा, 1 के बाद डेसिमल, ठीक है। अब देखिए आगे, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 तो करोगे 10 का 10 आएगा, ठीक है। और डेसिमल कितने बाद लगा, 1 के बाद, तो ये 1 के बाद डेसिमल लगा दिया, तो कितना आ जाएगा, 1 आंसर आएगा, किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयत की परिमिति मतलब परिमाप, पेरीमीटर परिमाप, ठीक है ना। आयत का परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 240 मीटर, 240 मीटर। फिर क्या, यदि उसकी चौड़ाई दे रखी, ब्रेथ दे रखी, चौड़ाई दे रखी, ठीक है ना। चौड़ाई कितनी है, 32 मीटर, कितनी दे रखी है, 32 मीटर। उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एरिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखो समझने वाली बात ये है, हमारे पास में एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब चौड़ाई तो हमारे पास पड़ी है लेकिन लंबाई नहीं है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, लंबाई फाइंड करनी पड़ेगी। लंबाई हमें कहाँ से मिलेगी, हमारे परिमाप वाले फॉर्मूले से। क्यों, क्योंकि दिया हुआ चीज़ हमारे क्या पास में क्या है, पेरीमीटर है ना, उसी से फाइंड करेंगे। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, अब पेरीमीटर दे रखा हमको 240, ये पड़ा 240। ठीक है, फिर क्या बोला है, 240 दे रखा है। अब हमको क्या फाइंड करना था, यदि आप देखो एक बात सोचो, तुम्हारे पास में लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग आ जाए तो क्या आप चौड़ाई घटाकर लंबाई फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। यदि हमारे पास में लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग आ जाए, सम आ जाए, जोड़ आ जाए, तो हम एक चौड़ाई को उस सम में से घटा के लंबाई फाइंड कर लें। क्योंकि यदि मान लो किन दो लंबाई और चौड़ाई का योग 10 है और उसकी एक लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो दूसरी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, सीधी सी बात है, कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 10 में से 5 घटाओ, पीछे कितना बचेगा, 5 बचेगा। यदि मान लो माना कि जैसे दो लंबाई और चौड़ाई, किसी लंबाई और चौड़ाई का योग है 20 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो क्या बता सकते हो आप, क्या चौड़ाई कितनी है, बिल्कुल बता सकते हैं। कितना, 20 में से 15 घटाओगे, पीछे कितना बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम यदि मान लो 2 का योग पता है तो हम एक दी हुई हो तो दूसरी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर लो, लंबाई और चौड़ाई जो ये योग देख रखा है ना, ये फाइंड कर लो। क्यों कि ये हमारे पास में आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 32 से घटाकर आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए जो ये 2 है ये एक्स्ट्रा है हमारे पास में, इसको इधर भेज दो। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा, ओनली फॉर लंबाई एंड चौड़ाई। 2 इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड में भाग दिया, कितना आ गया 12 और कितना आ जाएगा 120। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलकर कितना है, 120 है। लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू कितना है, 120। अब हमारे पास में देखो चौड़ाई दे रखी है, कितनी दे रखी, 32, लंबाई नहीं दी तो कोई बात नहीं, फाइंड कर दो। अब देखो लंबाई और चौड़ाई क्या है, प्लस में है ना, तो इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 120 माइनस 32 कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 गया, कितना गया, 11 में से 3 गया, पीछे कितना बचा, 8। 11 में से 3 गया, पीछे कितना बचा, 8। ठीक है, तो हमारी जो लंबाई है वो कितनी आ गई, लेंथ आ गई 88। अब बहुत आसान हो गया, लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारे पास पड़े हैं, तो ये है लंबाई गुणा 32। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसान है, सॉल्व करिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, 88 मल्टीप्लाई बाय 32, 8 2 16, असल का 1, 8 2 16 और 1 17, मल्टीप्लाई बाय 3 8 24, 2 8 3 24 और 2 26, 6 7 और 4 11 का 1, असल का 1, 6 और 7 और 1 8 और 2 का 2, 2816 वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा, 2816 वर्ग मीटर, 2816 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 900 की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीनों में साधारण ब्याज क्या होगा। क्या फाइंड करना है, साधारण ब्याज। क्या फाइंड करना है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो बस दिया हुआ क्या क्या है, हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, मतलब मूलधन दे रखा है 900, दर दे रखी है, मतलब रेट दे रखी है हमारी, क्या दे रखा है 8%, टाइम या समय दे रखा है हमारा कितना, 9 महीने। अब देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्यों, क्योंकि महीनों में दे रखा है। हम जब भी फाइंड करते हैं ब्याज किस पे फाइंड करते हैं, वर्ष पे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो ये किस में दे रखा है, हमको महीने में दे रखा है, तो हम ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, इस महीनों को 9 महीनों को साल में बदल सकते हैं, बिल्कुल वर्ष में इसको बदल सकते हैं। पहले एक बात देखो, महीने छोटा होता है, वर्ष क्या होता है, बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े में जाएंगे हमेशा क्या करोगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो किसका भाग करोगे, जितना इन दोनों में रिलेशन होगा। इन दोनों में रिलेशन कितना, संबंध कितना होता है, 12 महीने बराबर कितना होता है, 12 महीने बराबर कितना होता है, 1 वर्ष होता है। इसका मतलब यदि मान लो महीनों से वर्ष में जाना है तो 12 का भाग देना पड़ेगा, तो 9 में 12 का भाग दे दिया। क्या दे दिया, 9 में 12 का भाग दे दिया। ये किस में बदल गया, आपके वर्ष में बदल गया। भाग दोगे, 3 का भाग गया 3 बार, 3 का भाग गया 12 में 4 बार, तो 3/4 वर्ष हमारा टाइम आ गया। ठीक है ना, अभी हमारा न्यू टाइम जो हमने फाइंड किया। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल गुणा टाइम गुणा रेट और डिवाइड में 100। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जितना पैसा हमने धनराशि किसी को उधार दी है। ठीक है, 900 गुणा रेट कितनी है 8, टाइम तो ठीक है यहाँ ले लो, टाइम ले लें, टाइम इंटू रेट इंटू टाइम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर रखो या इधर रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर टाइम कितना है 3/4 डिवाइड बाय 100। अब देखो 4 से 8 कट गया 2 बार,
2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 से 3 मल्टीप्लाई हो गया, कितना बार हो गया 6, ठीक है। और 6 को 9 से, देखो 00 से 00 हो गया और 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 छिंग 54, 9 छिंग 54 क्या है हमारा ब्याज, ठीक है 54 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है 1.6 प्लस 6.8 का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, 1.6 प्लस 6.8, कुछ नहीं करना, 1.6 डेसिमल जहाँ लगा डेसिमल, डेसिमल किधर कौन है 6 है, डेसिमल किधर कौन है 8 है, बस जोड़ दो 8 और 6 14, 14 का 4 असल लगा 1, 1 और 1 2 और 6 8, 8.4 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है गुड़िया ने 18 कलमों को 81 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर बेच डाला तो एक कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो किसने खरीदा है, 18 पेन खरीदा, मतलब 18 कलमें खरीदी है, 18 कलम खरीदी कितने रुपए में 81 रुपये में। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है हमारे पास में, 18 पेनों का क्रय मूल्य कितना है 81 रुपये, कितना है 81 रुपये। 18 पेनों का, किसका 18 पेनों का, 18 कलमों का क्रय मूल्य कितना है 81 रुपये। तो क्या मैं एक पेन का निकाल सकता हूँ, एक पेन का क्रय मूल्य फाइंड कर सकता हूँ क्या। एक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 81 बटा 18, 9 से कट गया 2 बार, 9 से कट गया 9 बार, तो 9 बटा 2 हमारा क्या आ गया, इस पेन का क्रय मूल्य आ गया। अब हमको क्या पूछा इसने कि एक पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमने एक इसलिए फाइंड किया क्योंकि हमें क्या पूछा था, एक पेन का विक्रय मूल्य पूछा था। तो आपको सबसे पहले एक पेन का क्रय मूल्य पता होना चाहिए। आप इसको कई भी तरीके, कितने भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन हम आपको थोड़ा ये बता रहे हैं, दूसरा भी बता देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो एक का पूछ रहा है इसलिए हमने पहले क्या किया, 18 पेन का क्रय मूल्य दे रखा था तो एक पेन का हमने क्रय मूल्य निकाला, कितना आ गया 9 बटा 2, ठीक है। अब 9 बटा 2 रुपये आ गया है, तो अब पूछा क्या है कि प्रत्येक पेन के आपको बेचा है तो वो किस बेचा है 20% प्रॉफिट पे। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज कभी नहीं होना है। यदि मान लो पूरी एसपी पे भी 20% लग रहा है, चाहे एक वस्तु पर भी क्या लग रहा है 20% लग रहा है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस में परसेंटेज में हो रहा है, तो वो उसके नंबरों के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन परसेंटेज में क्या होगा उतना ही रहेगा, परसेंटेज 20 ही रहेगा। चाहे आप 18 पेन बेचोगे तो भी 20% का प्रॉफिट होगा और एक पेन बेचोगे तो भी क्या होगा 20% का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज हमेशा क्या होगा इक्वल रहता है, ठीक है ना। जैसे देखो उसका नंबर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन परसेंटेज क्या रहेगा इक्वल रहेगा। मतलब एक पेन का आप 20% निकाल लो। अब मतलब एक पेन मान लो मेरे कितने में आई है 2 या 9 बटा 2 रुपये में आई है, एक कलम कितने में आई है 9 बटा 2 रुपये में आई है। इसका मतलब क्या समझे कि हम जो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं वो किसके ऊपर फाइंड कर सकते हैं, सीपी फाइंड कर सकते हैं। तो सीपी हमारे पास दी हुई है, तो सीपी 9 बटे 20 का 20% क्या किया इसने प्रॉफिट कमाया, तो 9 बटा 2 गुणे का गुणा 20 बटा 100 का 20 बटा 100। अब देखिए सोल्व करते हैं, 20 से कट गया ये एक बार, ठीक है, और ये कट गया 5 बार, ठीक है, ये कितनी बार कट गया 5 बार, 9 का 9 आ गया और 5 दूनी 10 आ गया। इसका मतलब जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 0.9। कितना रुपये कमाया इसने प्रॉफिट 0.9 रुपये इसने क्या कमाया प्रॉफिट, मतलब लाभ कमाया। प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, प्रॉफिट किस में था परसेंटेज में था, हमने रुपयों में बदला इसको, किस में बदला भाई प्रॉफिट कितना हुआ ये हमको नहीं पता ना, हमको तो इतना पता है कि 20% प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ ये नहीं पता है। तो 9 बटा 2 मतलब क्या था एक वैन की प्राइस, उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कितना हुआ 0.9 रुपये। वही यदि मान लो कोई वस्तु को 9 बटा 2 में खरीद के लाई है तो उसके अंदर इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 0.9 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब क्या करो एसपी फाइंड करनी है हमें एक पेन की, तो एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी हमारी कितनी थी 9 बटा 2, सीपी कितनी है 9 बटा 2। अब क्या कर लो उसमें क्या कर लो 0.9 क्या कर लो आप जोड़ दो, 0.9 जोड़ो या 9 बटा 10 जोड़ दो, सीधी सी बात है 9 बटा 10 जोड़ दो। लो इसको आप इसमें इसी को जोड़ दो, ठीक है, डेसिमल बदलने की जरूरत नहीं, सीधे जोड़ दो। अब देखो आगे 9, अब देखो 10 टू जा 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 10 9 जा 90, फिर बीच में क्या प्लस का प्लस, फिर 9 दूनी 18। अब इनको जोड़ दो कितना आ गया 108 बटा 20। अब 108 के अंदर 20 का भाग दे दो। अब 2 का भाग देखो जा रहा है, इसमें गया 54 बार, इसमें गया 10 बार। अब देखो आ गया हमारे पास में 54 बटा 10,
तो आंसर कितना आ जाएगा 5.4 इज द हमारा SP ऑफ 1 पेन 1 कलम 5.4 ठीक है ना, पूरा पूरा भाग गया है तो हमारा कौन सा है 0 लगा दो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर 0.440, ठीक है ना 40, ऑप्शन नंबर ए सही। 48 नहीं हो सकता क्योंकि 48 का बाद जब हमारा भाग क्या है जिनमें वाला आगे बढ़ता तो होता है यहाँ पर कोई, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं। इस बार का ऑप्शन कौन सा होता है हमारा, इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से करवा रहे हैं, ठीक है ना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है 18 पेन का हमें CP कितना दे रखा था 81 दे रखा था, ठीक है। प्रॉफिट कितना था 20% था, तो हमें क्या फाइंड करना, पहले तो SP फाइंड कर लो। SP फाइंड करनी थी भाई, एक पेन सॉरी पहले तो SP फाइंड कर लो, ठीक है। SP के बाद में फिर एक पेन की SP फाइंड कर लेना, ठीक है। तो पूछना क्या है, ऑटोमेटिक पूछा क्या है, एक पेन का करें विक्रम वाले पूछा, तो पहले विक्रम वाले तो फाइंड करो, उसके बाद में एक पेन का फाइंड कर लेंगे। तो विक्रम वाले फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रॉफिट दे रखा है, CP दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा सॉरी CP दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट किस में दे रखा है, परसेंटेज में। तो आपको क्या करना है, इस परसेंटेज को रुपयों में बदलना पड़ेगा, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ ये नहीं पता ना, 20% तो का हुआ हमको पता है, लेकिन रुपये में कितना हुआ वो नहीं पता ना। तो सबसे पहले वो फाइंड करो। और प्रॉफिट परसेंटेज किस में फाइंड होता है, हमेशा CP में होता है। तो CP कितना 81 गुणा 20/100 सॉल्व करेंगे। इसमें कट गया कितनी बार गया, एक बार, और 100 में गया 5 बार, ठीक है। अब 5 का भाग 81 में दे दो, 81 में क्या दे दो, 5 का भाग दे दो, कितना आएगा, ठीक है। जो भी हो 81/5 आ गया हमारा, क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब CP कितनी थी हमारी, 81 थी। CP कितना था, क्योंकि हमें SP फाइंड करना है ना, ये तो हमारा प्रॉफिट आ गया। अब SP फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट। अब देखो CP का फॉर्मूला, SP का फॉर्मूला होता है ये, हमने CP तो दी हुई है 81, लेकिन प्रॉफिट नहीं था, तो प्रॉफिट हमने क्या कर लिया, यहाँ से फाइंड कर लिया, 81/5 आ गया। तो CP कितना हमारा 81/1 प्लस 81/5, ठीक है। अब इसका एलसीएम लिया, कितना आ गया 5, ठीक है। अब 1 का भाग 5 में कितनी बार गया, एक बार, सॉरी 1 का भाग 5 में कितनी बार गया, 5 बार, गुणे का 81, ठीक है, प्लस 5 का भाग 5 में गया एक बार, गुणे का 81। अब देखो 81 को 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 405 प्लस 81 अपॉन में 5। अब इन दोनों को जोड़, 5 और 1 6, 8 और 0 8, 4 का 4, 486/5। अब ये हमारी क्या आ गई, SP आ गई, क्या आ गई, SP आ गई। कितने पेनों की, 18 पेन की SP आई, कितनी आ गई ये 18 पेनों की SP आई है हमारे पास में 486/5। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक पेन का, तो क्या कर दो, इसमें 18 का भाग दे दो, 18 क्या दे दो, इसमें भाग दे दो, ठीक है। तो 18 क्या करोगे, भाग। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, देख लीजिए, छोटा होता ही नहीं, जा नहीं रहा है, ठीक है ना। एक पेन का वैल्यू निकालोगे तो 486/5, उसके अंदर भाग देना किसका, 18 का। और जब ये 18 भाग में बदलेगा तो ऊपर जाएगा, तो किस में बदल जाएगा, एक, ये 18/1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/18 हो जाएगा। तो देखो 486/5 गुणा 1/18, इसमें देखो क्या 9 और दोनों का भाग जा रहा है, देखो 18 का चेक करना है, इसमें 18 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, पहले वो चेक करना है, ठीक है। देखो 18 का भाग कैसे चेक करोगे, 18 को देखो कैसे मल्टीपल लिख सकते हैं, 9 × 2, मतलब जिस संख्या के अंदर 9 और 2 दोनों का भाग जा रहा है, उसके अंदर 18 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए 8 और 6 14, 14 और 4 18, अब 18 के अंदर 9 का भाग जाता है, बिल्कुल जा रहा है। पीछे 6 है, इसका मतलब 2 का भाग भी जाता है, जिसके पीछे सम संख्या हो उसमें 2 का भाग जाता है, इसका मतलब 18 का भाग इसमें जाता है। कितनी बार जाएगा, 18 का भाग 18 में गया एक बार, ठीक है। और 48 के अंदर कितना जाएगा, 18 का मतलब 18 2 18 दिया 54, ज़्यादा हो रहा है, तो 18 दूना 36, 2 बार गया। पीछे कितना बचा, 4 वो और 8 वो, कितने 12, ये लग दिए 12 और ये 6 26, 120 हो गया। और 18 का भाग 120 में कितना जाएगा, 18 7 126, 7 बार गया, तो कितना आ गया 27 आ गया। ऊपर कितना आ गया 27, नीचे कितना है 5, नीचे कितना है 5, तो 27/5 कहाँ लिखा है, यहाँ लिख लेते हैं 27/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 × 5 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे। अब इसको सॉल्व कर लो, 27 के अंदर क्या दे दो, 5 का भाग दे दो, ठीक है ना। तो 5 पंजे 25, नीचे आ गया 2, आ गया पॉइंट, आया 0, 4 पंजे 20, आंसर 5.4 आया। चाहे कैसे भी करोगे आंसर क्या आएगा, 5.4 आएगा, ठीक है ना।
5.40 आएगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद में नंबर के पीछे कितने भी जीरो लगा दो उससे कोई फर्क वैल्यू पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो है अगले क्वेश्चन की ओर। किसी बड़े गांव की आबादी जनवरी 1997, क्या है 1997 को 48,000 थी। जनवरी 1997, ठीक है, में कितनी थी 97 में, ठीक है, 97 में कितनी थी वो ईयर है, ठीक है, ये ईयर है, वर्ष है, ठीक है ना। 48,000 थी, कितनी थी 48,000 थी। फिर बोला जनसंख्या की वृद्धि में वृद्धि कितनी हो गई 5% की वृद्धि हो गई। तो बता जनवरी 98 में, मतलब एक साल बाद जनवरी 98 में पॉपुलेशन उस गांव की आबादी क्या होगी, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या कितनी होगी, आबादी जनसंख्या क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बस नॉर्मल तरीका है, 5% की वृद्धि हुई है तो किस पे वृद्धि हुई 48,000 पे, तो बस 48,000 का 5% पहले तो वो निकाल लो, 48,000 में 48,000 का 5% निकाल लो, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई हमको पता है, लेकिन कितने रुपए की वृद्धि हुई ये हमें नहीं पता, सॉरी कितने लोगों की वृद्धि हुई ये नहीं पता ना। तो पहले क्या करो 5% की वैल्यू निकालो 4800 के साथ में, ठीक है ना। फिर जो 4800 दे रखा है उसके अंदर वृद्धि को क्या कर लेना आप जोड़ दोगे तो 1998 में जनवरी में कितनी पॉपुलेशन थी वो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो पहले 5% निकाल लीजिए, 5% निकालेंगे तो 48,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 5/100, परसेंटेज हटेगा नीचे आएगा 100। अब देखिए बाय 5/100, अब 5 का 5 में भाग गया एक बार, 100 में गया 20 बार, अब कितना बच गया, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ नीचे बीच है, ऊपर 48,000 है। अब देखो जीरो से ये जीरो कट गया, ऊपर कितना बच गया उधर 4800, कितना बच गया 4800, इधर कितना बच रहा है 2 का भाग 48 में कितनी बार गया 24 बार, ये 2 जीरो के 2 जीरो, मतलब कितना आ गया वृद्धि कितने की हो रही है 2400 रुपये की वृद्धि हो रही है। मतलब पहले 48,000 थे, 2400 की वृद्धि हुई, इसका मतलब कितने हो गए, तो पहले 48,000 थे उसके अंदर कितने जोड़ दो 2400 जोड़ दो, ठीक है। तो 0 का 0, 2 0 का 0, 4 का 4, 8 और 2 10 का 0, असल का 1, 5,400 ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि एक आदमी ने जंजीर 75 रुपये में खरीदी और 150 में बेच दी तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। नॉर्मल सी बात है यार, किसी व्यक्ति ने कोई जंजीर मतलब सांखल वगैरह या फिर आप चैन बोल दो, वो जंजीर कितने में खरीदी 75 रुपये में खरीदी है और बेची कितने मतलब एसपी कितनी है उसकी 150 है। एक बात आपको थोड़ा बहुत नॉर्मल नॉलेज पता हो तो 75 का डबल कितना होता है 150 होता है, इसको मतलब इसको कितना का प्रॉफिट हुआ है, उसको कितना का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 75 का क्या हो गया डबल हो गया ना, तो देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देखो सबसे पहले क्या देखो प्रतिशत लाभ फाइंड करना है। तो पहले हमको लाभ पता होना चाहिए, लाभ पता होगा तभी हम क्या कर सकते हैं लाभ परसेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लाभ पहले फाइंड कर लो, लाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है लाभ के अंदर, जब लाभ होगा तो हमेशा विक्रय मूल्य क्या होगा ज़्यादा, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है हमारा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हमारा 150, विक्रय मूल्य 150 और क्रय मूल्य कितना है 75, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 75 आएगा, कितना आएगा 75, क्योंकि 75 का आधा ही क्या 150 का आधा 75 होता है, तो 75 जोड़ते 150 होते हैं, 150 में 75 घटाओगे तो कितना आएगा 75 आएगा, 75 वगैरह, मतलब लाभ कितने का हो गया हमको 75 का हो गया। लाभ परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है लाभ बटा CP मतलब क्रय मूल्य गुणा 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया 75 का हो रहा है डिवाइड बाय CP कितनी हमारी 75 थी गुणे में 100, 75 से 75 कट गया, 75 से 75 कट गया और 100 का मल्टीप्लाई कर लो 1 से, तो कितना हो गया 100%। भाई इस यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे भी 1 है, 1 को 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 100%, क्योंकि सीधी सी बात है आपने क्या किया 75 में चीज़ खरीदी है और वापस डबल करके बेच दिया, इसका मतलब तुमको आपको प्रॉफिट कितना हुआ पूरा 100% का प्रॉफिट हो गया, जितना पैसा आपने खर्च किया उतना पैसा आपने प्रॉफिट से कमा लिया, ठीक है ना। मतलब 75 में कोई चीज़ खरीदी और आपने डबल में बेच दी तो सीधी बात कितना प्रॉफिट हुआ 100% का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यंजक दे रखा है, क्या दे रखा है व्यंजक, देखो मंझला कोष्टक 4 छोटा कोष्टक 13 माइनस 6 छोटा कोष्टक बंद प्लस 7 छोटा कोष्टक 9 माइनस 5 छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक। अब देखो सबसे पहले देखो तो कभी भी ऐसे कोष्टक आएंगे तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे इसको बोलते हैं मंझला कोष्टक मतलब मिडिल कोष्टक, मंझला
मिडल ब्रैकेट, ठीक है ना। इससे पहले एक होता है, ये होता है, उसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक या स्मॉल कोष्ठक, छोटा कोष्ठक या स्मॉल कोष्ठक। और इसके बाद जो चौकोर होता है वो वाला होता है बड़ा कोष्ठक, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, छोटा कोष्ठक सॉल्व करना, छोटे के बाद में मंझला कोष्ठक सॉल्व करना, मंझले के बाद में बड़ा कोष्ठक सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए छोटा कोष्ठक कहाँ पर है, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो देखो पहले वो सॉल्व करेंगे, बाकी वाला सेम टू सेम रखेंगे। 13 में से 6 गया, पीछे कितना बचा, 13 में से 6 गया, पीछे कितना बचा, 7, ठीक है। अब देखो हमेशा नंबर और कोष्ठक हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 4 के साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस, 7 का 7, कोष्ठक का कोष्ठक, नहीं कोष्ठक खोलेंगे ना। अब 9 में से 5 गया, पीछे कितना बचा, 4। हमेशा जो बार वाला नंबर और कोष्ठक में हमेशा क्या होगा, जो कोई साइन नहीं लगा तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ठीक है, मंझला कोष्ठक बंद। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, गुणा होता है। सबसे पहले क्या होता है, गुणा आता है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, बीच में प्लस का प्लस, 28 और 28 कितने हो गए, 56। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 4000 मासिक कमाता है तथा 80% खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है। मतलब एक महीने का कोई व्यक्ति, महीने का, ठीक, मंथली, मासिक आय, ठीक है, मासिक इनकम कितनी है उसकी, 4000 रुपये है। कितना है, 4000 रुपये। वो 80% खर्च करता है। खर्च कितना करता है वो, खर्च करता है 80%। किसका 80%, इसका 80%। मतलब कुल में ये अपने आप में कुल ये आय है वो कितनी है, 100% है। तो इस 100% में से ये 80% क्या कर देता है, खर्च करता है। तो बोल रहा है कि मासिक बचत कितनी है। तो बचत कितनी करेगा, सीधी सी बात है, टोटल आय में से क्या करोगे, इनकम में से, आय में से क्या कराओगे, खर्च घटा दोगे तो बचत आ जाएगी, ठीक है। तो बस अपन देखो परसेंटेज के आधार पर क्या होगी, हमारी बचत कितनी हो जाएगी। देखो 80% खर्च करता है, इसका मतलब 100 में से 80 के पीछे कितना बचा, 20% ये क्या करता है, बचाता है। मतलब आप क्या करो, 4000 का 20% निकाल लो, वही हमारा क्या है, आंसर है। तो बस लिखा लो 4000 का 20%। तो 4000 का गुणा 20 का 20, 100 नीचे आ गया, परसेंटेज हट के 20 से कट गया ये 5 बार, 5 से 40 कट गया 8 बार, और पीछे 2 जीरो का 2 जीरो, कितना आ गया, 800 रुपये। इसका मतलब 800 रुपये वो बचाता है, 800 रुपये बचाता है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि है यदि 4 व्यक्ति मिलकर किसी, बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि है यदि 4 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 6 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ज़्यादा का दे रखा है, ज़्यादा का पूछ रहा है, मतलब 4 व्यक्तियों का दे रखा है, 6 का पूछ रहा है, ज़्यादा का दे रखा है, ज़्यादा का पूछ रहा है। तो पहले ये पता करो एक व्यक्ति कितने में कर सकता है। एक व्यक्ति जितने में कर सकता है उसके अंदर 6 का भाग दे देना, और क्या करना है। एक व्यक्ति जितने दिन में काम करेगा वो काम क्या करेगा, 6 जनों में बांटना है, और क्या करना है। तो बस 4 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। तो पहले ये बात करो। अच्छा 6 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दिन इधर रखना, जब देखो दिन फाइंड करना है तो दिन इधर रखना है और व्यक्ति इधर रखना है। जब ध्यान रखना है व्यक्ति फाइंड करने होंगे तो व्यक्ति इधर रखना, दिन इधर रखना। एक बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। अब एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, एक व्यक्ति वही काम कितने में करेगा, 15। देखो काम गुना हो जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि काम अकेला करेगा। तो जब पहले फर्स्ट बार जब वो अपना काम करेगा तो पहले 15 दिन अपना खुद का काम करेगा, दूसरे 15 दिन दूसरे व्यक्ति का काम करेगा, तीसरे 15 दिन तीसरे व्यक्ति काम करेगा, चौथे 15 दिन चौथे व्यक्ति काम करेगा। इस प्रकार वो व्यक्ति अपना काम पूरा करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम शक्तिमान बन जाएगा, पावरफुल बन जाएगा और एक ही टाइम पे सारों का काम एक अकेला कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। काम के मामले में हमेशा ध्यान रखना, ये कंडीशन होती है कि भाई एक व्यक्ति है तो अपना पहले काम पूरा करेगा, बाद में अगले का काम पूरा करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि वर्क क्या हो जाएगा, दिनों से क्या करोगे, व्यक्तियों को मल्टीप्लाई, क्योंकि 15 तो वो दिन काम करेगा, लेकिन करेगा कितने दिनों का, 4 दिनों का। 4 से गुना कर दिया, 1500 का 60 दिन, कितने दिन हो गए, 60 दिन। अब पूछा कितने का है, 6 दिनों का। तो देखो 6 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 6 व्यक्ति आएंगे तो ये जो काम 60 दिनों का काम है, ये 60 दिनों का काम है, वो किस में बदल जाएगा भाई, 6 दिन मिल के करेंगे तो 6 दिनों में बढ़ जाएगा ना। तो 6 का भाग 60 में दिया, कितना आ गया, 10 दिन। कितना आ गया, 10 दिन। ऑप्शन नंबर डी। आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते थे। आपको दिया था 4 व्यक्ति 15 दिन दे रखा था, एक व्यक्ति का कितना होता है, 4 × 15, ठीक है। फिर कितना, 6 का निकालना, तो 6 का इसमें भाग दे दो, ठीक है। 1500 का 60, 60 बटा 6 इक्वल टू कितना आएगा, 10। एग्जाम में करने के लिए इतना ही करना, ठीक है, इतना सारा नहीं करना, इसे समझाने के लिए, ठीक है ना, ठीक है।
तो हमारा इस प्रकार ये पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा लेसन या जो चैप्टर है, जो ये पेपर है, आपको ये समझ में आया होगा। और इस पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी और किस प्रकार की वीडियो और भी ला सकें। ठीक है, आपके सामने। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से अच्छे पेपर आपके सामने ला के रखें। और इस प्रकार मैं इस पेपर से कम 30 से 40 पेपर आपके सामने लाऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, एकदम पुख्ता हो जाएगी। और आपको कभी भी पेपर में बैठोगे तब उसे ऐसा नहीं लगेगा कि ये पेपर मैं पहली बार दे रहा हूँ ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत बार किया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको यही करना है कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आपके भी फ्रेंड्स हमारी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।